नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया को डिटेल में। आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होने वाली एनीमिया, इसका कारण होते हैं क्रॉनिक ब्लीडिंग की वजह। यंग गर्ल्स में इसका बड़ी वजह बनती है। यंग गर्ल्स में एनीमिया का यही एक कारण यंग लेडीज़ को प्रेगनेंसी के मामले में डिस्ट्रीब्यूट भारत सरकार कराती रहती है। सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रभावित होती है। आप देखेंगे आयरन का जो सामान्य तौर पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, आयरन अगर हम अपने डाइट में लेते हैं तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगा। प्लमर विल्सन सिंड्रोम में क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आपको मैंने बता रखा है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के बीच में बनाना है तो हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लेकर के कई सारे केस स्टडीज हमारे सामने दिए जा सकते हैं। किस तरीके के पिक्चर हमें देखने को मिलेंगे। पेरिफेरल देखिए ये ब्लड फिल्म है, आप देखें इसमें आरबीसी के साइज छोटा बड़ा कई तरीके का है, तो एन आइसोसाइटोसिस का मामला है। एक और केस स्टडी लेते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, जिसमें 30 ईयर ओल्ड G3P2 सुमन 12 वीक जेस्टेशन एज की हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया चूंकि भारत में बहुत ही कॉमन है, इसलिए हमें इस पर सवाल लगातार पूछे जाते रहे। नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया को डिटेल में। यहाँ पर इसके कितने कारण हो सकते हैं, एक बार उसे रिकॉल करें तो हम जानते हैं शीतल के कोड से इसे हम समझ सकते हैं। एस फॉर सिड्रोब्लास्टिक, आई फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, टी फॉर थैलासीमिया, ए फॉर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर और एल फॉर लेड के पॉइजनिंग की वजह से भी माइक्रोसिटिक एनीमिया होती है। इंडिया में जो सबसे बड़ा कारण होता है माइक्रोसिटिक, वो न्यूट्रिएंट्स की कमी से, और वो भी खास तौर पर कौन सा, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होने वाले एनीमिया इसका कारण होते हैं। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, एग्जाम में हमसे पूछा जाता है पीएसएम के टॉपिक में किस तरीके से भारत सरकार इस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए तमाम स्कीम्स चलाती है, किस एज ग्रुप को किस तरीके से आयरन और फोलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखें, अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू, आमतौर पर आपको पता ना हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कितना होता है, जेंडर स्पेसिफिक अगर एनीमिया को डिफाइन करना है तो भी उसके क्राइटेरिया होते हैं। अगर एक नॉर्मल मेल है, नॉर्मल फीमेल है, या प्रेगनेंसी के स्टेट में इसकी बात हो तो क्या क्राइटेरिया होता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने बताया था प्रेगनेंसी में भी इवन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम आयरन नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। तो इवन प्रेगनेंसी में भी 11 ग्राम पर डेसीलीटर से बिलो जाने पर हीमोग्लोबिन एनीमिया के स्टेट को डिफाइन करती है। आप समझ सकते हैं जब इससे कम इवन प्रेगनेंसी में हो, हालांकि एक यंग गर्ल है तो उसमें कम से कम 12 होना चाहिए, 12 से कम अगर हो गया तो एनीमिया होता है। अगर एक यंग मेल है या एक सामान्य पुरुष है, या आप समझ सकते हैं जेंडर में मेल अगर है, तो 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होने पर एनीमिया मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं इवन प्रेगनेंसी में भी 11 या उससे कम नहीं होना चाहिए, 11 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो सामान्य तौर पर 8 ग्राम पर डेसीलीटर से कम जब हीमोग्लोबिन फॉल डाउन होने लगता है तभी क्लिनिकल फीचर्स आने लगते हैं। 11 तक कट ऑफ है, लेकिन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तब आता है जब आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल 8 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा कम होने लगता है। तो फटीग, मैलेज, इरिटेशन और टायर्डनेस जैसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमारे पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखी गई है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के मामलों में पेशेंट 6, 7, 5 इतने ग्राम पर डेसीलीटर तक एसिम्टोमेटिक बने रहते हैं। आमतौर पर देखा गया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के मामलों में हीमोग्लोबिन जब 4 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होने लगता है तब जाकर के प्रेजेंटेशन आना शुरू होता है। हालांकि जितना जल्दी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आता है ये अच्छी चीज़ होती है, तो ताकि पेशेंट डॉक्टर से मिलते हैं, अपनी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में जब बात करते हैं, जब उनकी टेस्टिंग होती है तो हमें पता चल जाता है एनीमिया का स्टेट है। चलिए देखें, मैंने आपको बता रखा है कि जो कोई भी माइक्रोसिटिक एनीमिया के कारण होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएशन या उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से, सीरम आयरन, TIBC और सीरम फेरेटिन। आप यह भी जानते हैं कि ये TIBC क्या होता है, आगे हम एक बार और डिस्कस भी करेंगे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के मामलों में
बाहर से जो फूड का सोर्स है उसमें आयरन की कमी है, इसके वजह से स्टोरेज भी कम हो जाता है। ये दोनों ही चीज़ें कम होती हैं, लेकिन टीआईबीसी ज़्यादा होता है। आप जानते हैं जब फूड की स्कार्सिटी है तो जो भी आयरन हमारे पास अवेलेबल होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बांधने की कोशिश की जाती है, यानी टीआईबीसी यहाँ पर ज़्यादा होता है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी यहाँ पर क्या होगी, हाई होगी। इस तरीके से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के मामले में टीआईबीसी हाई होता है, आयरन कम होता है, फेरेटिन कम होता है। इसके कारण क्या होते हैं, क्या क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं आयरन की कमी के? तो जैसा कि आप सामान्य तौर पर जानते हैं, यंग गर्ल की केस स्टडी बनाई जाए और ये बताया जाए कि उनका ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीड लंबा जा रहा है, इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो रहे हैं, तो क्रॉनिक ब्लीडिंग की वजह यंग गर्ल्स में इसका बड़ी वजह बनती है। यंग गर्ल्स में एनीमिया का यही एक कारण बड़ा देखा गया है और इसी वजह से पीएसएम में तमाम स्कीम्स के बारे में हम पढ़ते हैं जिसके द्वारा आयरन और फोलिक एसिड के टैबलेट्स यंग गर्ल्स को, यंग लेडीज़ को प्रेगनेंसी के मामलों में डिस्ट्रीब्यूट भारत सरकार कराती रहती है। तो इसमें फ्रिक्वेंट हैवी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड भी पॉसिबल है। और अगर एल्डरली पीपल की बात करें तो उसमें पाइल्स या फिर सीए कोलन जैसे मामलों को आपके सामने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के आधार पर दिया जा सकता है। प्रेगनेंसी के स्टेट में देखा जाए, प्रेगनेंसी के स्टेट में हमारे पास फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। कारण ये है कि वहाँ पर बेबी को और मदर को और साथ ही साथ उनके बीच के प्लेसेंटल लेवल पर आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और इसी वजह से वहाँ पर भी एनीमिया की स्टेट होती है। लो आयरन डाइट में अगर है, जो कि आमतौर पर हमारे देश में होता ही है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फूड हैबिट्स में अगर कम हैं तो इसके कारण क्या होगा, आयरन की डिफिशियंसी होती है। ये सारे कारण आप जानते हैं। इन्फेक्शन भी एक बड़ा कारण होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का इन्फेक्शन होने से इसके कारण जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है जहाँ से आयरन का एब्जॉर्प्शन होना होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा अगर इन्वॉल्व होती है, आप समझ सकते हैं ड्यूडेनम वाले साइट पर अगर गैस्ट्राइटिस है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने के नाते आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है। हम जानते हैं जो भी हम फूड के सोर्सेज लेते हैं उसके द्वारा जो हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट्स जैसे आयरन ड्यूडेनम पर, इसी तरीके से आप विटामिन B12, विटामिन B9 इनके एब्जॉर्प्शन के बारे में सोच सकते हैं। तो जैसे ये विटामिन B12 है तो ये कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलते हुए इलियम के लेवल पर जा कर के एब्जॉर्ब होता है। तो सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रभावित होती है। वहाँ पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा इस तरीके से प्रभावित होती है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है। तो मैंने आपसे कहा, क्या कहा, आयरन का सोर्स हमें मिले ना, या फिर बना बनाया जो ब्लड है वो लगातार लॉस होता जा रहा है, या फिर अगर हमें सोर्सेज मिल भी रहे हैं तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो एक तो मिल नहीं रहा है, दूसरा ये है कि एब्जॉर्प्शन में समस्या है। देखिए गैस्ट्रिक म्यूकोसा से एब्जॉर्प्शन में समस्या, अगर बन भी गए तो वो ब्लड के लॉस की वजह से आयरन की कमी हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर में बनी रहती है। आप देखेंगे आयरन का जो सामान्य तौर पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, आयरन अगर हम अपने डाइट में लेते हैं तो वो कैसे एब्जॉर्ब हुआ, ड्यूडेनम के साइट पर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 की तो वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, इस पर हम बात आगे करेंगे। लेकिन अभी ध्यान दें किस तरीके से आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में होता है। आयरन का सोर्स हमारे शरीर में दो तरीके से होता है। कुछ नॉनवेज सोर्सेज में आप जानते हैं जो आयरन होता है वो काफ़ी हद तक हमारे लिए एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही वैसा ही होता है जैसा हमें चाहिए, इसलिए वो हम हिम आयरन के तौर पर उसे देखते हैं। देखिए नॉनवेज सोर्स से जो मिलने वाला आयरन होता है बहुत ही शानदार होता है, एकदम बना बनाया, क्योंकि दूसरे एनिमल ने उसको इस फॉर्म में डेवलप कर रखा है कि आयरन हिम के भीतर छुपा हुआ है, इसलिए उस आयरन को हिम ट्रांसपोर्टर की मदद से तुरंत अंदर ले लिया जाता है, उसे तुरंत अंदर ले लिया जाता है। जबकि वेजिटेरियन सोर्सेज से जब लेते हैं तो इसे प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। वेजिटेरियन सोर्सेज से जब लेते हैं तो मान लीजिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमने लिया, नॉन हिम सोर्सेज से इसे लिया, तो ये Fe3+ आयन के रूप में होता है, जिसे पहले ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी के द्वारा Fe2+ में कन्वर्ट किया जाता है और इसके बाद DMT1 एक ट्रांसपोर्टर के द्वारा इसे अंदर ले लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए, चाहे
हिम के ट्रांसपोर्टर के द्वारा लिया जाने वाला हिम आयरन या फिर वेजिटेबल सोर्सेस से लिए जाने वाले Fe2+ के सिंपल जो आयरन होते हैं, ये हमारे एंटेरोसाइट्स यानी जो ड्यूडेनल के म्यूकोसा के सेल्स होते हैं, इसके भीतर जा करके म्यूकोसल फेरेटिन के रूप में एक स्टोरेज फॉर्म में वहाँ पर टेम्पररी लेवल पर वहाँ पर इकट्ठे कर लिए जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, इस तरीके से इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है म्यूकोसल फेरेटिन के तौर पर। आमतौर पर देखा गया है कि इसकी कुछ मात्रा इस एपिथेलियल म्यूकोसल सेल के शेडिंग के साथ बाहर जा सकती है। तो आप कल्पना कर पा रहे हैं, जो भी हिम आयरन या नॉन हिम आयरन से जो हमने एब्जॉर्ब किया, कुछ टेम्पररी वहीं पर स्टोरेज रहता है जो थोड़े देर बाद ये जाता रहेगा। वैसे क्या होता है, वैसे ये भी होता है कि जो हम आयरन लेते हैं, चाहे हिम के सोर्सेस से या नॉन हिम के सोर्सेस से, ये एक फेरोपोरेटिन होता है जो इसके बेसल मेम्ब्रेन के साइट पर होता है। वहाँ से ये हो सकता है तुरंत के तुरंत एब्जॉर्ब किए गए और तुरंत के तुरंत ब्लड के सर्कुलेशन में भेज दिया जाए। तो मैंने आपसे कहा टेम्पररी अगर स्टोरेज हुआ तो ये अगर ये सीधे ब्लड के सर्कुलेशन में भेज दिया जाए तो भेजे जाते हैं, और ये Fe2+ आयन के फॉर्म में जो अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, इसे फेरोपोरेटिन के द्वारा ये बेसल मेम्ब्रेन पर एक ट्रांसपोर्टर होता है, इसे ब्लड के सर्कुलेशन में भेजने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब एक बार फिर से Fe2+ को Fe3+ में बदलने की जिम्मेदारी होती है जो हिफेस्टिन निभाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, Fe2+ के रूप में तो एब्जॉर्ब हुआ, Fe2+ के रूप में ये बेसल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट भी हो गया। इसके बाद इसकी आवश्यकता होती है दोबारा Fe3+ आयन में बदलने की, जो हिफेस्टिन के द्वारा होता है। तो आपको समझना होगा दो बड़े ही कॉमन टर्म, हिफेस्टिन और हेप्सिडिन। हिफेस्टिन क्या है, हेप्सिडिन क्या है, इनके बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर होता क्या है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने के लिए लीवर एक प्रोटीन बनाती है जिसे हम हेप्सिडिन कहते हैं। ये हेप्सिडिन क्या करता है, इसके ऊपर नेगेटिव कंट्रोल रखता है। किसके ऊपर, फेरोपेरेटिन के ऊपर। फेरोपेरेटिन जितनी आवश्यकता उतना ही आयरन के आयंस एब्जॉर्ब हों, ऐसी कोशिश की जाती है। अगर आयरन का भंडार ज़्यादा तो हेप्सिडिन इसे रोकने की कोशिश करेगा। अगर आयरन के भंडार कम, बॉडी में आयरन की स्टोरेज कम, तो होगा क्या, हेप्सिडिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इन्हें एब्जॉर्ब होने का मौका दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ चेकिंग पॉइंट है, ये निगेटिव तरीके से इसे रोकने का प्रयास करता है। ओवरऑल देखें तो Fe2+ आयन यहाँ पर आ चुका है, और इस Fe2+ आयन को एक बार फिर से Fe3+ आयन में बदलने के लिए हेप्सिडिन नहीं, हेप्सिडिन तो यहाँ पर है, एक नए इसी से मिलता जुलता नाम हिफेस्टिन की ज़रूरत पड़ती है। हिफेस्टिन क्या करता है, Fe2+ को Fe3+ में बदल देता है। ये Fe3+ अब ब्लड के सर्कुलेशन में जाते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफेरिन की मदद से जुड़ करके ये Fe3+ ब्लड के सर्कुलेशन में चले जाते हैं। ये ब्लड के सर्कुलेशन में जाने के बाद थोड़ी सी कंसंट्रेशन लीवर के पास जाती है, थोड़ा सा ये इरेथ्रॉयड मैरो के पास जाते हैं, जहाँ पर इनका इस्तेमाल आगे आरबीसी के सिंथेसिस के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। Fe2+ आयन चाहे हिम के भीतर हो चाहे नॉन हिम के सोर्सेज से हों, ये यहाँ पर Fe2+ आयन जब आते हैं तो Fe3+ आयन में बदल ले जाते हैं ताकि इसे ट्रांसफेरिन एक्सेप्ट कर सके, इसीलिए इसे Fe2+ से Fe3+ में बदला गया। ये ब्लड के सर्कुलेशन में ट्रांसफेरिन के मदद से जुड़ करके बोन मैरो के पास पहुंचते हैं, वहां पर जा करके फेरेटिन के फॉर्म में इन्हें स्टोर कर दिया जाता है। तो फेरेटिन का एक फॉर्म आप बोन मैरो के लेवल पर देख रहे हैं, तो और टेम्पररी लेवल पर यहाँ पर म्यूकोसल फेरेटिन भी होता है जो आवश्यकता पड़ने पर इसे थोड़ा थोड़ा करके ब्लड के सर्कुलेशन में भेजता रहेगा। ये ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने पता होना चाहिए। आप यहाँ पर देखें तो जो नॉन हिम सोर्सेस से Fe3+ आयन हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा तक पहुँचता है, उसे Fe2+ आयन में बदलने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। उसे बदलने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाती है, Fe2+ को बनाने की जिम्मेदारी ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी की होती है। ये ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी क्या करते हैं, Fe3+ को Fe2+ में बदलते हैं और उसके बाद इसे DMT1 ट्रांसपोर्टर के द्वारा भीतर ले लिया जाता है। DMT1 जो होता है ये डाईवैलेंट
किसी भी कैटायन को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, चाहे कॉपर 2+ आयन हो, चाहे Fe2+ आयन हो, या लेड 2+ आयन के एब्जॉर्प्शन को करा सकता है। तो ये डाईवैलेंट किसी भी मेटलिक आयन के ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पर करा सकता है। ना सिर्फ Fe2+ आयन बल्कि कॉपर 2+ आयन, लेड 2+ आयन, ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक चैनल होता है। ये चीज़ हमारी जानकारी में होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ट्रांसफेरिन ने, जो मैंने आपसे कहा था ना, Fe3+ को ये अपने भीतर अपने सरफेस पर चिपका करके लेकर के जाता है। ये ट्रांसफेरिन आप जानते हैं कहाँ पर इसे लेकर के जाएगा, तो 75% तक तो जो इसका इस्तेमाल होगा, ट्रांसफेरिन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एरिथ्रोपोएसिस में हो जाता है। इसके बाद और क्या होता है, 10 to 20% भविष्य में स्टोरेज के तौर पर वहीं पर बोन मैरो के पास फेरेटिन के तौर पर इसे स्टोर कर लिया जाता है। इसके अलावा 5 से 10% आयरन जो हमारे बॉडी में आता है, इसको बहुत सारे दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम हिस्सा है 75% तक वो एरिथ्रोपोएसिस में इन्वॉल्व किया जाता है। अगर आप देखें 10 to 20% तक, तो ये ट्रांसफेरिन के माध्यम से जो 2 आयरन के 3+ आयंस थे वो बोन मैरो के पास स्टोरेज के रूप में जाते हैं। इसमें कुछ हिस्सा लीवर के पास भी हो सकता है। इस तरीके से बोन मैरो, लीवर या थोड़ी सी स्प्लीन में भी स्टोर हो सकते हैं। किस रूप में? फेरेटिन के रूप में। आप देखेंगे जब कभी भी आयरन की डिफिशियंसी होती है तो यही बैंक बैलेंस सबसे पहले यूटिलाइज किया जाता है। आप कल्पना कर पा रहे हैं? नहीं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। हमने क्या किया, फूड के सोर्सेज से ट्रांसफेरिन की मदद से आयरन को बोन मैरो को देना शुरू किया। आप कल्पना करें किसी दिन ये सप्लाई रुक जाए। ये सप्लाई अगर रुक गई, अगर ब्लड के सोर्सेज से आयरन आना बंद हो गया, तो क्या होगा? सबसे पहले इसी स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाएगा आयरन को, इसी आयरन का इस्तेमाल किया जाएगा हीमोग्लोबिन को बनाने में। तो इसीलिए ये जो फेरेटिन होता है सबसे पहले यूटिलाइज होता है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में। इसीलिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में सबसे पहले चूँकि इसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सबसे सेंसिटिव पैरामीटर होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर Fe3+ को अपने सरफेस पर ट्रांसफेरिन लेता है। कहाँ पर लेकर के जाएगा? तो ये आयरन को लेकर के जाता है बोन मैरो के पास। इस फेरेटिन के बारे में आप देखें, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब एरिथ्रोपोएसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये फेरेटिन अपने आयरन को छोड़ सकता है, वो भी तब जब ब्लड के सर्कुलेशन से आयरन नहीं आ रहा होता। तो इसीलिए जब आयरन की डिफिशियंसी होती है तो सबसे पहले आयरन कहाँ से निकाला जाता है? फेरेटिन से। सबसे पहले किसकी कमी होगी? फेरेटिन की। तो ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो एरिथ्रोब्लास्ट जो आयरन को ले सकते हैं वो फेरेटिन से ले सकते हैं, और ये एरिथ्रोब्लास्ट जो बनते हैं, आप देखें एरिथ्रोपोएसिस की प्रक्रिया में, वो आयरन को ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। चलिए देखते हैं आयरन की डिफिशियंसी जब होती है तो सबसे पहला और मोस्ट सेंसिटिव फाइंडिंग क्या होती है, आप बताएं। तो जब आयरन की डिफिशियंसी होती है तो सबसे पहले सीरम में फेरेटिन का लेवल डिक्रीज़ होने लगता है। तो सीरम का फेरेटिन का लेवल डिक्रीज़ होने लगता है। इसके अलावा उसके बाद हम देखने लगते हैं कि चूँकि ब्लड में आयरन की कमी हो रही है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है। इसके अलावा ट्रांसफेरिन के कंसंट्रेशन भी बढ़ जाते हैं ताकि जितना भी पकड़ में आए सबको पकड़ करके बोन मैरो के पास पहुंचाया जाए। आप देखेंगे ट्रांसफेरिन का कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रांसफेरिन पर पहुंचने वाले आयरन की कमी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन घट जाता है, हेप्सिडिन का लेवल गिर जाता है। हेप्सिडिन होता क्या है आप जानते हैं? हेप्सिडिन कहाँ पर मैंने आपको बताया था हेप्सिडिन ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है। जब आयरन हमारे बॉडी में पर्याप्त होता है तो ये फेरोपोर्टिन को मना करता है। ये फेरोपोर्टिन को मना करता है कि भाई आप आयरन को और अंदर मत लाओ, अंदर शरीर में पर्याप्त पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आयरन की कमी है तो हेप्सिडिन भी कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि जब आयरन की डिफिशियंसी होती है तो सबसे सेंसिटिव और पहला पैरामीटर सीरम फेरेटिन का कम होना, क्योंकि फेरेटिन स्टोरेज जो फेरेटिन होते हैं उनका कम होना। इसके बाद टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और ट्रांसफरिंग जैसे प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है, लेकिन सैचुरेशन उस समय गिरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर व्हीकल तो है लेकिन आयरन ही नहीं है। फिर एप्सिडिन का लेवल भी कम होना, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। चलिए, तो आयरन का रेगुलेशन मैंने किसके द्वारा? हेप्सिडिन के द्वारा। हेप्सिडिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? लीवर के द्वारा।
ये चीज़ हमसे सवाल में पूछे गए। हेप्सिडिन जो प्रोटीन था, जो फेरोपोरेटिन, आपने यहाँ पर देखें इस पर जो रेगुलेशन अपना रखने का प्रयास करता है फेरोपोरेटिन पर, तो ये हेप्सिडिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न में नहीं रखना है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये निगेटिवली रेगुलेट करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कराने का प्रयास करता है। ये प्रिवेंट करता है आयरन को अपने स्टोरेज साइट से निकलने में, यानी जो भी म्यूकोसा के भीतर है वो ब्लड के सर्कुलेशन में ना आने पाए, इस चीज़ को रोकता है ना, ब्लड में आने ना पाए। आप देखेंगे जब आयरन की डिफिशियंसी होती है तो लीवर हेप्सिडिन का कम प्रोडक्शन करता है। तो जब आयरन की डिफिशियंसी होती है तो हेप्सिडिन कम प्रोड्यूस होता है, और इस दौरान हेप्सिडिन कम होता है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में बढ़ जाता है। ये एक बॉडी की अपनी मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा बॉडी इसे रेगुलेट करने की कोशिश करता है। आप देखेंगे आयरन लो तो हेप्सिडिन लो, एक फंडा याद रखिएगा, आयरन लो तो हेप्सिडिन लो, इस फंडा को आप अपने दिमाग में रखेंगे। फैक्टर्स जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, आयरन का एब्जॉर्प्शन किस रूप में कब ज़्यादा होता है, तो आप देखेंगे आयरन के एब्जॉर्प्शन अगर फाइटेट्स या ऑक्सलेट्स होते हैं तो उनके प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। फास्फेट्स या कार्बोनेट्स जो होते हैं ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कराते हैं। तो हमारे पास कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके साथ अगर आयरन का सप्लीमेंट दिया जाता है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जैसे फाइटेट्स या ऑक्सलेट्स के साथ अगर आयरन के सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। फास्फेट या कार्बोनेट्स के साथ आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। टैनिन्स, डायट्री जो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इसके एब्जॉर्प्शन को कम कराते हैं। कब आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो देखेंगे विटामिन सी, इसलिए कहा जाता है लेमन वाटर के साथ आयरन को लेना चाहिए। आयरन के सप्लीमेंट्स या आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स विटामिन सी या लेमन जूस के साथ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये Fe3+ को Fe2+ में बदलने में मदद करता है, और इसकी वजह से आप जानते हैं आयरन का एब्जॉर्प्शन Fe2+ के फॉर्म में होता है, जो कि काफ़ी आसान हो जाता है। नॉनवेज आयरन अगर लेते हैं, यानी हिम आयरन अगर लेते हैं, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। HCl भी इसके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। अगर सवाल पूछा जाए, FMG में पूछा गया सवाल, और इसके अलावा भी आप देखें यहीं पर इस पॉइंट से देख लें, अगर कोई पर्सन PPI ले रहे हैं यानी पेंटाप्रोजोल ले रहे हैं तो उनके द्वारा आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए PPI को बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो इसीलिए अगर PPI ले रहे हैं और उसका ओवर यूज़ हो रहा है, ओवर यूज़, ज़रूरत है तो ले सकते हैं, लेकिन ओवर यूज़ हो रहा है तो उसके मामले में आयरन की कमी हो सकती है। अब सवाल एक देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफियर विद आयरन एब्जॉर्प्शन? विटामिन सी, फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स या मायोग्लोबिन्स। तो आप जानते हैं फाइटेट्स या ऑक्सलेट्स इसको इंटरफियर करते हैं। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन, मिलता जुलता इन्फॉर्मेशन हमसे कई बार पूछा जाता है, प्लमर विल्सन सिंड्रोम। प्लमर विल्सन सिंड्रोम में क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये सर्जरी में हम पढ़ते हैं ना, उसमें ग्लोसाइटिस होता है और उस फिजियल वेब्स होते हैं। ये ट्रायड की प्रेजेंटेशन हमारे पास होती है प्लमर विल्सन सिंड्रोम के मामलों में। अब सवाल यह है कि आयरन डिफिशियंसी को अगर हम माइक्रोस्कोपी पर देखने की कोशिश करें तो RDW इसमें क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है। देखिए कुछ छोटे साइज़ के यहाँ पर RBC होते हैं और कुछ बड़े साइज़ के RBC यहाँ पर होते हैं। तो RDW में परिवर्तन और बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। RDW बढ़ा हुआ होता है। थैलासीमिया के मामलों में देखेंगे RDW नॉर्मल रहता है, लगभग बराबर साइज़ के ही RBC हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये RDW के बारे में भी सवाल पूछा गया है। चलिए देखते हैं आयरन का स्टोरेज, और जब आयरन की कमी होती है तो बॉडी कैसे उसे कंपनसेट करती है या प्रयास करती है कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस लगातार बना रहे। तो जब आयरन की डिफिशियंसी का स्ट्रेस होता है तो कुछ स्टेजेस से बॉडी गुजरती है। अचानक से हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। सबसे पहले प्री लैटेंट स्टेट आता है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। बॉडी अपने स्टोरेज को, बैंक बैलेंस को, जो फेरेटिन होता है, सीरम फेरेटिन, ये जो बोन मैरो के पास फेरेटिन होता है, उसका इस्तेमाल करके हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस बनाए रखना चाहती है। बाद में चल कर के लैटेंट होता है। लैटेंट फेज़ में क्या होता है? लैटेंट फेज़ में इसके पास और भी स्टोरेज
कम हो जाते हैं और अब धीरे धीरे हमें इसका प्रभाव और बड़े लेवल पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद लास्ट का स्टेज होता है जब वो भी लेटेंट फेज के बाद प्री लेटेंट, फिर लेटेंट और उसके बाद हीमोग्लोबिन का कम होने का स्टेज आता है। तो हम देखेंगे इसे स्टेजेस के तौर पर स्टेज ए, स्टेज बी और स्टेज सी। स्टेज सी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वरना पहले के दो स्टेज में बॉडी में आयरन की कमी तो होती है लेकिन बॉडी उसको हीमोग्लोबिन की कमी के तौर पर अभी होने नहीं देती है। तो प्री लेटेंट आयरन डिफिशिएंसी का जो स्टेट होता है, इसमें क्या होता है, स्टोरेज आयरन जो होते हैं, जो फेरिटिन के तौर पर होते हैं, जो स्टोरेज आयरन लीवर, बोन मैरो या मसल्स में कहीं पर भी हमारे शरीर में होते हैं, आमतौर पर फेरिटिन के रूप में होते हैं। तो आप जानते हैं ना, लीवर में या बोन मैरो में या मसल्स में कहीं पर भी जो फेरिटिन होता है वो स्टोरेज फॉर्म कम होने लगता है, इसीलिए सीरम में फेरिटिन कम होने लगता है। मैरो में भी अब आयरन की कमी होने लगती है, चूँकि फेरिटिन यूटिलाइज हो रहा है, जो बैंक बैलेंस है वो यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन अभी भी हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। अभी भी हीमोग्लोबिन ही नहीं, आरबीसी का जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है वो ठीक ठीक है, अभी कोई कमी है नहीं। अभी भी ट्रांसफेरिन सेचुरेशन नॉर्मल है, यानी जितनी ज़रूरत है बैंक बैलेंस से यूटिलाइज किया जा रहा है, इसलिए नॉर्मल ट्रांसफेरिन सेचुरेशन की स्टेज प्री लेटेंट आयरन डिफिशिएंसी के मामलों में देखने को मिलता है। अगले लेवल पर लेटेंट आयरन डिफिशिएंसी होती है, जिसमें आयरन का स्टोर पूरा ख़त्म हो चुका होता है, एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तो इसके कारण यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ आयरन पूल इन द, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी स्टोरेज, यहाँ ट्रांसपोर्ट तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये कह सकते हैं आयरन पूल जो ब्लड के प्लाज्मा में होता है वो पूरा पूरा समाप्त हो चुका होता है। तो ये जो हमारे पास जो भी इसका स्टोरेज होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए सीरम में अब आयरन की कमी होने लगेगी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी अब बढ़ाई जाएगी, ट्रांसफेरिन बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन ट्रांसफेरिन सेचुरेशन घट जाएगा। नॉर्मल अभी भी हीमोग्लोबिन रहेगा और आरबीसी के हेल्थ पर अभी भी कोई बुरा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब एक वार्निंग की स्टेट तो होती ही है कि सीरम में आयरन नहीं है। अगर जल्दी इसकी कमी नहीं दी गई तो अब आयरन की कमी का असर फैक्ट्री पर पड़ेगा, लेकिन अभी तत्काल में हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, एमसीवी नॉर्मल है, लेकिन अगर आयरन की कमी बनी रही तो आगे आने वाला समय ठीक नहीं है। इसलिए देखेंगे आयरन की कमी, TIBC का बढ़ना, यानी कोशिश होती जितना मिल सके उसे उठा लिया जाए, ट्रांसफेरिन का लेवल बढ़ना, लेकिन ट्रांसफेरिन का सेचुरेशन इस दौरान घटा हुआ होता है। इसके बाद तीसरा जो हीमोग्लोबिन के तौर पर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर लो हीमोग्लोबिन, डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन का स्टेट, सीधे तौर पर हम इसे कह सकते हैं लो हीमोग्लोबिन का स्टेट, जिसमें आयरन की डिफिशिएंसी का अब सीधे सीधे असर दिखेगा। आप सीरम फेरिटिन का कम होना, TIBC का बढ़ना, ट्रांसफेरिन का बढ़ना, हीमोग्लोबिन का घटना, पैक्सल वॉल्यूम का घटना, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का घटना, MCH का घटना, ये सारे तौर तरीकों से आप समझ सकते हैं अब फैक्ट्री पर पूरा का पूरा आयरन की कमी का असर दिखेगा। तो एक बार फिर से आप यहाँ पर कोरिलेट कर लें, सीरम फेरिटिन क्या हुआ होगा, सीरम फेरिटिन यहाँ पर किस लेवल पर जाएगा, तो ये डिक्रीज कर चुका होगा। ये क्या होगा, सीरम फेरिटिन डिक्रीज कर चुका होगा। TIBC बढ़ा दिया जाएगा, कुछ भी मिले, कहीं से भी मिले, इसे आयरन को एक्सेप्ट किया जाए, आयरन कहीं से मिले उसे ट्रांसफ़र कराने की कोशिश की जाती है, तो ये दो फैक्टर बढ़ेंगे, लेकिन अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हीमोग्लोबिन पर अब इसका असर आना शुरू हो चुका है, पैक्सल वॉल्यूम गिरना शुरू हो चुका है। पहले लेक्चर में इस पर बात हो चुकी, प्रीवियस लेक्चर्स के साथ इसे कनेक्ट करना है। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो होगा ये भी गिरना शुरू होगा। इसी वजह से आप देखेंगे ये कारण बनेगा किसका, माइक्रोसिटिक का। इसके अलावा MCH गिर गया, ये कारण बनेगा हाइपोक्रोमिक का। तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है माइक्रोसिटिक का कारण और ये होता है हाइपोक्रोमिक का कारण। तो ये दो चीज़ें गिरते हैं, इसी वजह से आयरन की डिफिशिएंसी होने पर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की बात हम आपके साथ कहते हैं। चलिए देखते हैं, रिसेंटली पूछा गया लगातार क्वेश्चन, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसमें सीरम फेरिटिन, TIBC, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ
ट्रांसफेरिन। तो ये क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपके पास परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन। तो इसमें देखने वाली बात यही है कि ये परसेंटेज सेचुरेशन, ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर की बात, तो हमारे पास क्या होगा, सीरम फेरेटिन का लेवल हमारे पास मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर होता है। सबसे पहले यही हमारे पास जानकारी देता है। तो आप इस तरीके से देख लें, सभी के सभी यहाँ पर हमारे पास होते हैं, लेकिन अगर सवाल पूछा जा रहा है सबसे सेंसिटिव कौन सा है, तो सीरम फेरेटिन की वैल्यू होती है। इसके साथ ही साथ अगर बोला जाए मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होता है, मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा होता है, मोस्ट स्पेसिफिक को लेकर के अगर सवाल पूछा जाए तो बोन मैरो में जो आयरन की कमी होती है वो सबसे स्पेसिफिक होती है आयरन की डिफिशियंसी को बताने के लिए। सेंसिटिव क्या है, मोस्ट सेंसिटिव है सीरम फेरेटिन का लेवल कम होना। अगर मोस्ट स्पेसिफिक बोला जाए तो बोन मैरो में आयरन की कमी होना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए, केस स्टडी लें। 8 ईयर ओल्ड फीमेल चाइल्ड हैं, हीमोग्लोबिन 6.4 ग्राम % है। आप समझ सकते हैं 8 से कम होते ही क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, HbA2 नॉर्मल है, HbF नॉर्मल है, यानी सब कुछ नॉर्मल है। वैसे देखा जाए तो इस एज ग्रुप में थैलासीमिया का डाउट होता है, इसीलिए इनके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ रेटिकुलोसाइट भी यहाँ पर नॉर्मल बताया जा रहा है। तो रेटिकुलोसाइट नॉर्मल है, सीरम आयरन घटा हुआ, TIBC बढ़ा हुआ है। सिंपल सी बात है कि अगर इनमें वेरिएशन होता, इनकी वैल्यूज़ अगर बढ़े हुए होते तो ये थैलासीमिया हो सकता था। ये नॉर्मल हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या है, सीरम आयरन की कमी होना, TIBC का बढ़ना, ये अपने आप में किसके बारे में आइडिया दे रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में आइडिया दे रहा है। थैलासीमिया कब होता है, आप समझ सकते हैं इनकी वैल्यूज़ बढ़ी हुई होती। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज़ अगर होता है तो उस समय सीरम में आयरन नॉर्मल रहता है या बढ़ा हुआ रहता है। सिड्रोब्लास्टिक अगर होता तो सीरम में आयरन बढ़ा हुआ रहता। ये चीज़ आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे सेंसिटिव क्या होता है, सीरम में आयरन का लेवल डिक्रीज़ होना। सीरम में आयरन का लेवल डिक्रीज़ होना, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें देखने को मिलता है। सीरम फेरेटिन की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आयरन की डिफिशिएंसी एनीमिया प्लस कोई इन्फ्लामेशन का वजह हो, जैसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ट्यूबरक्लोसिस का मामला हो, तो ऐसे मामलों में ट्यूबरक्लोसिस हो, रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो ऐसे मामलों में सीरम फेरेटिन का लेवल बढ़ जाता है। स्टोरेज बढ़ा दिए जाते हैं, ब्लड में फ्री कम छोड़े जाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि जिस मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस है तो बैक्टीरिया ना आयरन का इस्तेमाल करे, इसलिए शरीर स्टोरेज बढ़ा देती है, ज़्यादा अपने मशीनरी को चालू नहीं रखती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आयरन की डिफिशिएंसी एनीमिया प्लस कोई इन्फ्लेमेटरी इवेंट चल रहा है, क्रॉनिकली चल रहा है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जैसे मामले, तो उसमें सीरम फेरेटिन, हालांकि यही घटना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे TB का पेशेंट है तो उसमें सीरम फेरेटिन की वैल्यू से आप उसके आयरन डिफिशिएंसी है या नहीं है उसका कोई रोल कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे TB के पेशेंट में क्या होता है, सीरम फेरेटिन का कोई रोल नहीं होता है जस्टिफाई करने के लिए कि वहाँ आयरन की डिफिशिएंसी है या नहीं है। आपको मैंने बता रखा है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के बीच में बनाना है तो हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन और TIBC। आपको ध्यान रखना है, सिड्रोब्लास्टिक में क्या होता है, सीरम फेरेटिन बढ़ा हुआ होता है, सीरम आयरन बढ़ा हुआ होता है, TIBC भी बढ़ा हुआ रहता है सिड्रोब्लास्टिक में। वहाँ पर क्या होता है, हिम की सिंथेसिस में प्रॉब्लम होती है, हिम की सिंथेसिस के एक स्टेप में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होती है। इसके बारे में आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर देखें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आयरन की कमी होती है, सीरम में आयरन की कमी होती है, TIBC बढ़ा हुआ होता है। अगर हम बात करें क्रॉनिक डिजीज़ में तो मैंने आपसे कहा सीरम फेरेटिन वहाँ पर बढ़ा हुआ होता है, आयरन कम होता है, TIBC भी वहाँ पर कम होता है। तो ये तीनों ही अलग अलग जो डिजीज़ हैं यहाँ पर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के, इनके बीच में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना
हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम अलग अलग लेवल पर देखेंगे, जैसे एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का पीडियाट्रिक्स में केस बना करके हमारे सामने दिया गया था, जिसमें वैल्यूज कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं और हमें उसको बताना होता है क्या पैरामीटर उसमें होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, फाइंडिंग्स इन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ये एम्स नवंबर 19 में पूछा गया था। आप जानते हैं TIBC, इसमें क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। सीरम फेरेटिन घटा हुआ होगा। ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन भी घटा हुआ होगा। मुझे लगता है पहला ऑप्शन ही इसमें सही होगा। बिल्कुल ठीक बात है, आप समझ सकते हैं ना। ट्रांसफेरिन का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा लेकिन सैचुरेशन घटा हुआ होगा, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या करते हैं। ट्रीटमेंट जब आयरन की डिफिशिएंसी होती है तो ओरल या पैरेंट्रल रूट से आयरन की थेरेपी देते हैं। ये दोनों ही रूट का इक्वल एफिशिएंसी होता है, तो अगर हम देखें तो दोनों ही रूट इक्वली सफिशिएंट होते हैं। इसमें ओरल रूट जो थोड़ा सा प्रेफर कम इसलिए किया जाता है, हालांकि चाहे ओरल ले चाहे पैरेंट्रल रूट से, अगर हम पैरेंट्रल रूट से आयरन की थेरेपी दें, दोनों ही रूट इक्वली इफेक्टिव होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है ओरल रूट से देते समय साइड इफ़ेक्ट, जैसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट जिसके कारण पेशेंट लेना पसंद नहीं करते आयरन के टैबलेट्स। इसके कारण हम अगर ज़्यादा डाउटफुल रहते तो पैरेंट्रल रूट से ही दे देते हैं। हालांकि ओरल रूट से लेना भी उतना ही इफिशिएंट है, उतना ही इफेक्टिव होता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट के कारण कई बार पेशेंट नहीं लेना पसंद करते हैं ओरल रूट से। जैसे गैस्ट्राइटिस होगा, स्टूल का कलर डार्क हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट बता सकते हैं। अब आज के डेट में नए कंपोजिशन जो आयरन के आए हुए हैं उनमें गैस्ट्राइटिस की समस्या कम देखी गई है। इसमें देखेंगे आयरन का फ्यूमरेट फॉर्म या आयरन का मैलेट फॉर्म यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि लेस गैस्ट्राइटिस अब होता है, क्योंकि इसमें आयरन का फ्यूमरेट या मैलेट वाले फॉर्म हमारे सामने दिए गए हैं। नए नए कंपोजिशन हमारे पास हैं जिनमें गैस्ट्राइटिस की समस्या कम होती है। चलिए आगे देखते हैं ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट जो होता है इसमें पैरेंट्रल रूट से जो दिया जाता है वो आयरन डेक्स्ट्रॉन का कंपोजिशन होता है, जिसको दिया जाता है, लेकिन इसके देने के समय कुछ क्लासिकल रिएक्शन जैसी समस्याएं होती हैं। आज के डेट में आयरन सुक्रोज का कॉम्पोजिशन दिया जाता है, IV रूट से इसे देते हैं। पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, एक बार में ही हम एक कांस्टेंट अमाउंट दे देते हैं, और गैस्ट्राइटिस जैसी जो समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हैं वो ऐसे नहीं होती हैं, और कंप्लायंस गुड होता है। चलिए देखते हैं आयरन के एडमिनिस्टर करने के बाद क्या क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मान लीजिए बच्चे में एनीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी है, तो जब हम आयरन के टैबलेट्स देना शुरू करें या पैरेंट्रल रूट से आयरन देना शुरू करें तो कैसे उसमें चीज़ें ठीक होंगी, क्या क्या रिप्लेनिशमेंट के दौरान क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, चलिए उसको देखने की कोशिश करें। तो पहले दिन में ही आप देखेंगे आयरन के एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर आयरन के एंजाइम्स का वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ठीक होने लगते हैं। पर्सन में एपेटाइट बढ़ने लगती, इरिटेबिलिटी कम होने लगती है। तो ये सेकेंड डे में अगर देखने की कोशिश करें तो 36 से 48 आवर्स में बोन मैरो में अब रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। एरेथ्रॉयड हाइपरप्लेजिया की घटना हम देखते हैं। थर्ड डे से, यहाँ पर थर्ड डे से जब देखते हैं तो रेटिकुलोसाइट्स का बनना शुरू हो जाता है। नीट में ये सवाल पूछा गया है कि रिप्लेनिशमेंट ऑफ इंट्रासेलुलर आयरन के एंजाइम्स कब होता है, पहले दिन में ही होना शुरू हो जाता है। रिप्लेनिशमेंट है ये रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेनिशमेंट है। और इसमें एरिथ्रॉयड हाइपरप्लेजिया, बोन मैरो का रिस्पॉन्स सेकेंड डे में। रेटिकुलोसाइटोसिस कब होता है, यह सवाल कई बार पूछा गया। थर्ड डे से रेटिकुलोसाइटोसिस, यानी स्टोरेज में प्रॉब्लम थी, आपने स्टोरेज अवेलेबल करा दिए, सारी चीज़ें दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर देखें तो आयरन की जो सप्लीमेंटेशन के भारत में प्रोग्राम्स हैं उसको कैसे दिया जाता है, तो देखा जाए छोटे बच्चों में 6 मंथ से लेकर 60 मंथ तक, यानी 5 ईयर तक के बच्चों में 1 ml आयरन फोलिक एसिड का सिरप, चूँकि भारत एक गरीब देश जहाँ पर आयरन की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, तो 1 ml ऑफ आयरन फोलिक एसिड का सिरप दिया जाता है, जिसमें 20 mg आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड का कंपोजिशन दिया जाता है। इसे बाई वीकली देते हैं और पूरे 6 महीने से लेकर 60 महीने तक देते रहते हैं। मतलब ये कि बच्चों में इस बात का भरोसा कम ही हो पाता है कि पेरेंट्स उतने न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई खाने के साथ पूरा कर पाते होंगे, इसलिए गांव में ये एक आइडियल स्कीम है जिसको आशा के थ्रू
आशा के थ्रू दिया जाता है। तो आशा के थ्रू ये दिया जाता है, जिसमें आयरन फोलिक एसिड का सिरप का 1 ml, जिसमें 20 mg एलिमेंटल आयरन होता है, 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है। इसे बाई वीकली थ्रू आउट 5 ईयर्स तक दिया जाता है। 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को इसके लिए स्कूल में आयरन की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या होता है, 45 mg का एलिमेंटल आयरन और 400 माइक्रोग्राम का फोलिक एसिड इसे वीकली दिया जाता है। इसे वीकली दिया जाता है 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को। और इसमें इसके साथ साथ 6-6 महीने पर डी वार्मिंग भी बच्चों की कराई जाती है। ये स्कूल में चलने वाला प्रोग्राम होता है। इसके अलावा 10 साल से 19 साल तक के बच्चों में देखा जाए तो 100 ग्राम, पहले 45 mg था, अब 100 mg हो गया आयरन, और 500 माइक्रोग्राम, पहले 400 माइक्रोग्राम था, अब 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड दिया जाता है, वीकली दिया जाता है। और अभी भी डीवार्मिंग बाई एनुअली किया जाता है। ये भी स्कूल का प्रोग्राम है और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता भी इसमें सहयोग दे सकते हैं। अब देखें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स में इसमें क्या होता है, इसमें 100 mg का एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम का फोलिक एसिड की सप्लाई दी जाती है। और अगर प्रेगनेंसी है तो 1 टैबलेट 180 डेज तक दिया जाता है। आप देखेंगे ये पहले ट्राइमेस्टर में नहीं देना होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद आयरन फोलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाते हैं, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा बच्चे के जन्म के 180 दिनों तक भी आयरन की सप्लाई दी जानी चाहिए। इस तरीके की भारत सरकार की योजना है, जिसके लिए ANM एंटीनेटल क्लिनिक या आशा के जो वर्कर हैं वो इसे दे सकते हैं। अब देखें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लेडीज़ में, गर्ल्स में 100 mg के एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम के फोलिक एसिड ये जो दिए जाते हैं ये वीकली दिए जाते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर नहीं, सेकेंड ट्राइमेस्टर से इसे दिया जाता है। और यहाँ पर लैक्टेटिंग वुमेन्स को जो दिया जाता है 14 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन से इसे दिया जाता है। और पोस्टमार्टम 180 डेज तक इसे दिया जाता है। आप देखेंगे ये जो पूरी कोशिश है, इसको लेकर के सवाल पूछा गया था नीट 2023 में, कब से देना शुरू करना चाहिए अगर आयरन की कमी है, तो 14 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन से इसे देना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की गर्ल्स में जो दिया जाता है वो 100 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड ये वीकली दिया जाता है। इसके लिए आशा देती हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव का डिस्ट्रीब्यूशन भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की गर्ल्स में कर सकती हैं। ये पॉइंट है ये रिसेंटली नीट 2023 में इस क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं एनीमिया के टाइप्स। तो एनीमिया के टाइप्स जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं वो है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें सिड्रोब्लास्टिक आयरन डिफिशिएंसी, थैलासीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और लेड की पॉइजनिंग। इसके अलावा कॉपर की डिफिशिएंसी और पैराडॉक्सिन की डिफिशिएंसी भी आयरन की माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का कारण बन सकता है। आपको शीतल के कोड से याद रखना, अभी जिस पर हम फोकस कर रहे थे वो था आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को लेकर के कई सारे केस स्टडीज़ हमारे सामने दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक यंग गर्ल हैं, यंग लेडी हैं, 35 ईयर ओल्ड रजनी, जो कि ग्रेविडा 3 पैरा 2 हैं। अभी इनका जेस्टेशन है, इसका है 25 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर ANC क्लिनिक पर आ रही हैं फॉलोअप विजिट के लिए। अब वो कह रही हैं कि वो कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही हैं, टायर्ड भी हैं फॉर द पास्ट 2 वीक्स, और वो वेट जो गेन की हैं 2.9 kg यानी 3 kg के आसपास पिछले 1 महीनों में इन्होंने वेट गेन किया है। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान वो ड्राई और पेल स्किन उनका नज़र आ रहा है। सीरोलॉजिकल स्टडीज़ के दौरान रजनी का देखा जाए तो हीमोग्लोबिन वाकई कम है, 11 से कम है। प्रेग्नेंट लेडी में एनीमिया की स्टेट है। हेमाटोक्रिट अपने आप में इसके बारे में बता रहा है, आमतौर पर ये 40% तक होना चाहिए, उससे कम हो गया है। HbA1c कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब ये कि उनको डायबिटीज़ नहीं है, ये कंफर्म हो गया। बाकी सीरम पोटेशियम क्लोराइड ये सब ठीक हैं। जो लीवर के जो एंजाइम्स हैं ये भी ठीक हैं। ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, TSH भी ठीक है, यानी बाकी सारी चीज़ें विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं। अब देखने वाली बात है कि जो शुरू करना चाहिए वो आयरन फोलिक एसिड शुरू करना चाहिए, कर भी दिया गया। लेकिन पूछ रहे हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ हर ट्रीटमेंट, अगर हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे उसके बारे में सवाल। तो कॉन्स्टिपेशन होगा, हिपैटोटॉक्सिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, पाल्पिटेशन या रिफ्लेक्स टाइकिकार्डिया। तो आप जानते हैं कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है वो कब होती है। कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है
वो आयरन के सप्लीमेंट देने के बाद होती है। हिपैटोटॉक्सिसिटी कब पॉसिबल है? तो आप जानते हैं आयरन डिफिशिएंसी में क्या होता है, आप इसका आयरन डिफिशिएंसी का जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है जिसको लेकर पेशेंट परेशान रहते हैं वो कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस्ट्राइटिस होता है। अगर बात करें हिपैटोटॉक्सिसिटी की, तो अगर किसी पेशेंट में हाइपर थायराइडिज्म है, हाइपर थायराइडिज्म, तो उसके मामलों में अगर प्रोपाइल थायोयूरेसिल दे रहा है प्रेगनेंसी के समय, तो उस मामले में हाइपरथायराइडिज्म के मामलों में अगर प्रोपाइल थायोरेसिल दिया जाएगा तो फिर हिपैटोटॉक्सिसिटी के मामले हो सकते हैं। यहाँ तो जितने भी लीवर के एंजाइम्स हैं वो सारे नॉर्मल, हिपैटोटॉक्सिसिटी है नहीं। इसी तरीके से स्टैटिन का इस्तेमाल करना या नियासिन का इस्तेमाल अगर पेशेंट कर रहे होंगे तो फिर हिपैटोटॉक्सिसिटी के लक्षण हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर है ही नहीं, है ना। फिर इसी तरीके से देखें हाइपोरिफ्लेक्सिया, अगर हाइपोरिफ्लेक्सिया कह रहे हैं, हाइपोरिफ्लेक्सिया कब होता है? अगर मैग्नीशियम सल्फेट की ट्रीटमेंट दी जा रही है। मैग्नीशियम सल्फेट कब देते हैं? जब प्री एक्लेम्पसिया का मामला होता है। तो प्री एक्लेम्पसिया के मामलों में हाइपोरिफ्लेक्सिया की बात हम सोच सकते हैं। तो ये डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ये मैग्नीशियम सल्फेट के ट्रीटमेंट देते समय जब टॉक्सिसिटी होती है उस समय होता है, जो कि इस पेशेंट के साथ दूर दूर तक नहीं है। इसी तरीके से पाल्पिटेशन की बात कर रहे हैं। पाल्पिटेशन कब पॉसिबल है? पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो, थायराइड की कमी हो, तो ऐसी कोई लेडी अगर लिवोथायरॉक्सिन ले रही हैं तो उनमें डोज ज़्यादा हो जाने पर ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये भी संभव नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया था रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कब पॉसिबल है? जब हमने ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाले एंटी हाइपरटेंसिव दिए हों, वो भी यहाँ पर नहीं दिया है। कोई एंटी हाइपरटेंसिव नहीं दिया, डायबिटीज़ है नहीं, थायराइड है नहीं, कुछ भी नहीं है। आयरन की डिफिशिएंसी है। आयरन की डिफिशिएंसी कैसे है? हेमाटोक्रिट की वैल्यू घटी हुई है और हीमोग्लोबिन की वैल्यू घटी हुई है, अपने आप समझ में आ जा रहा है, आयरन की डिफिशिएंसी है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाले हम एंटी हाइपरटेंसिव देंगे तो कंपनसेटरी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आप जानते हैं ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, जिसके बारे में हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। एक और केस स्टडी लेते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। 22 ईयर ओल्ड रश्मि ओपीडी में पहुँच रही हैं। वो बता रही हैं कि फटीग है कई महीनों से। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से हैवी मेंसेस की वजह से ऐसा हुआ, कंजंक्टाइवल पैलर, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। क्यों? एनीमिया के कंडीशंस में जो फ्लूइड ओवरलोड होता है उसके कारण हार्ट रेट बढ़ा हुआ हो सकता है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म बनाई गई और ऐसे पेशेंट में किस तरीके के पिक्चर हमें देखने को मिलेंगे? तो पेरिफेरल देखिए ये ब्लड फिल्म है, आप देखें इसमें आरबीसी के साइज छोटा बड़ा कई तरीके का है। तो एन आइसोसाइटोसिस का मामला है। इसमें देखिए सेंट्रली 1/3 से ज़्यादा पैलर एरिया देखने को मिल रहा है। इस तरीके की चीज़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये है क्या? हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस? नो, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस होता तो ये गोल होते और इसके भीतर कंप्लीट कलर फिल्ड होता, ऐसा नहीं है यहाँ पर। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, यस ये यहाँ पर है, देखिए ना, तभी तो सेंट्रली 1/3 से ज़्यादा पैलर पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आमतौर पर 1/3 से कम होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता तो आरबीसी का साइज बढ़ा हुआ होता। फिर यहाँ देखिए न्यूट्रोफिल्स में बहुत सारे लोब्स होते, जबकि यहाँ पर सामान्य 3 ही लोब हैं। तो 4-5 लोब देखने को मिलते अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता था। सिकल सेल एनीमिया होता तो ये शिकल शेप का होता, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। थैलासीमिया होता तो यहाँ पर क्या होता? माइक्रोसिटिक, छोटे छोटे साइज़ के होते और सबके साइज़ एक बराबर होते। यहाँ पर क्या है? साइज़ में आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, साइज़ में वेरिएशन है, इसलिए थैलासीमिया भी ये नहीं है। ये है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का मामला। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर सीखने को मिला? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के मामलों में आप देखेंगे फर्टाइल एज ग्रुप में ये बड़ी समस्या होती है। इसमें एन आइसोसाइटोसिस होगा, मीन्स क्या? आरबीसी के शेप और साइजेस में परिवर्तन होंगे, इसलिए एन आइसोसाइटोसिस या पोइक्लियोसाइटोसिस के मामले देखने को मिलेंगे। रेटिकुलोसाइट भी यहाँ पर बढ़ा हुआ होगा। रेटिकुलोसाइट अगर आयरन की थेरेपी देंगे तो रेटिकुलोसाइटोसिस के मामले यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें मैंने आपको बता रखा है भीतर कोई सेंट्रल पेल एरिया नहीं होगा और यहाँ रेटिकुलोसाइट्स बढ़े हुए होते हैं। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के बारे में रट लीजिए, सेंट्रल पैलर एरिया नहीं होता वहाँ पर और रेटिकुलोसाइट्स का नंबर बढ़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ आपकी जानकारी में होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यहाँ पर क्या होता है? डीएनए की सिंथेसिस
इम्पेयर्ड होती है। यहाँ पर विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से होता है। यहाँ पर ब्लड स्मीयर में हॉवेल जॉली बॉडीज याद रखना है, ये क्रोमोसोमल रेमिनेंट है और यहाँ पर पोइक्लियोसाइटोसिस और एनआइसोसाइटोसिस तो हो सकता है और हॉवेल जॉली बॉडीज की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। मेगालोब्लास्टिक में मल्टीलोब्ड आपको न्यूट्रोफिल्स भी देखने को मिलते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके साथ ही साथ चूंकि मैं एक टॉपिक को कई टॉपिक से करेक्ट कोरिलेट कर पा रहे हैं तो ये जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, ब्लड फिल्म पर आपको सिकल सेल की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, टारगेट सेल्स देखने को मिलेंगे, हॉवेल जॉली बॉडीज भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, हाइपोस्प्लेनिज्म की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। थैलासीमिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस रखता है जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। हाइपोक्रोमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर तो होता है लेकिन RDW जहां आयरन डिफिशियंसी में आपने देखा था छोटे बड़े हर साइज के RBC थे, यहाँ पर थैलासीमिया में RDW नॉर्मल होता है, एक बराबर साइज के RBC हमें देखने को मिलते हैं। एक और केस स्टडी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पर हम लेकर के चलेंगे। तो 18 ईयर ओल्ड मनीषा हैं, OPD में आई हुई हैं, वो कह रही हैं कि एक्सरसाइज उनसे नहीं हो पा रहा है। वो कह रही इस तरीके का कोई हिस्ट्री नहीं है कि उनको फीवर हो, चिल्स हो, कोई रिसेंट कोई बीमारी हो, स्किन का कांटेक्ट या रिसेंट कहीं गई भी नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज करने में उनको तकलीफ हो रही है। एग्जामिनेशन करने पर कंजंक्टाइवल पैलर, फ्लैटेंड फिंगरनेल्स, फिंगरनेल्स क्या है, फ्लैटेंड हैं, सेवरल कॉनकैविटीज़ उनके फिंगर्स में भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिंगर नेल्स में देखिए कॉनकैविटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मनीषा की कहानी है। अब यहाँ पर देखा जाए उनके पीरियड्स तो रेगुलर हैं, उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 3 वीक पहले आया था। लेबोरेटरी फाइंडिंग से क्या पता चलेगा, तो यहाँ पर इन लक्षणों को अगर हम देखें तो ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये आयरन डिफिशियंसी का मामला है और ऐसे मामलों में हीमोग्लोबिन कम होगा, MCV भी कम होगा और फेरेटिन भी कम होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन का कम होना, MCV का कम होना, फेरेटिन का कम होना, ये मामला है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या मिला, काइलोनाइकिया। काइलोनाइकिया एक रेयर क्लिनिकल फाइंडिंग है जो कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से जुड़ी हुई मामले होते हैं। इसमें क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का पिक्चर बनता है। यहाँ पर ओसोफेजियल वेबिंग, ग्लोसाइटिस, अभी प्लमर विल्सन सिंड्रोम में देखा था ना, लगभग वैसा पिक्चर हो, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंटेशन प्लमर विल्सन सिंड्रोम में ओसोफेजाइटिस और क्या क्या होता है, 2 चीज़ें, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसके अलावा क्या होता है आप बताएं, ट्रायड होता है। चलिए यहाँ एंगुलर स्टोमेटाइटिस और गैस्ट्रिक एट्रोफी यहाँ पर देखने को मिलता है। मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम फेरेटिन लेवल कम होना आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में जानकारी देता है। अगर आप कहें तो ये किसका पिक्चर हो सकता है, ये किसका पिक्चर हो सकता है, MCV ठीक है, नॉर्मल फेरेटिन है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है, तो ये किसका पिक्चर होगा, ये पिक्चर है नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक का पिक्चर हो सकता है। ये मामला कब हो सकता है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में हो सकता है। जो पहला ऑप्शन आपके सामने रखा गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, एनीमिया तो है, फेरेटिन नॉर्मल है, MCV नॉर्मल है, नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक हो सकता है। ये कौन सा मामला है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे TB का इन्फेक्शन हो या ऑटो इम्यून जैसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस का मामला, कोई मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन का मामला भी यहाँ पर संभव है इस क्लिनिकल पिक्चर के साथ। याद रहेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखें ये है हीमोग्लोबिन का कम होना, MCV का बढ़ना और फेरेटिन का कम होना। ये सीधे तौर पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में, मैक्रोसिटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में जानकारी दे रहा है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें ये है आपके पास हीमोग्लोबिन का कम होना, MCV भी कम है लेकिन फेरेटिन हाई है, फेरेटिन हाई है। ये कब हो सकता है, ये थोड़ा सा पिक्चर आपको समझना होगा। ये पिक्चर थोड़ा सा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन नहीं, ऐसा देखिए थोड़ा सा ये मिला जुला रूप है, इसलिए मैं इस ऑप्शन पर आपसे बात नहीं करूँगा। आप देखें एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में सीरम फेरेटिन बढ़ा हुआ, सीरम आयरन घटा हुआ, TIBC घटा हुआ। अगर बात करें सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की, तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में दोनों ही बढ़े हुए होते हैं, आयरन डिफिशियंसी में दोनों ही घटे हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सीरम आयरन तो दिया नहीं है, फेरेटिन हाई है। फेरेटिन हाई होने का एक ही कारण हो सकता है, वो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में हो सकता है। यहाँ पर हाई फेरेटिन दैट मे बी कोरिलेटेड विद
सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर नहीं बन पाएगा। चलिए देखते हैं आगे। एक और ऑप्शन यहाँ पर ये है आपके पास। हाँ, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, मे बी ये भी थोड़ा सा बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं बन पाएगा, लेकिन मेगालोब्लास्टिक में आपके पास हाई फेरेटिन लेवल कई बार पॉसिबल होता है, तो यहाँ MCV के पिक्चर की मदद से हम इसे मैक्रोसिटिक एनीमिया की कैटेगरी में कह सकते हैं। एक और केस स्टडी लेते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की, जिसमें 30 ईयर ओल्ड G3P2 सुमन 12 वीक जेस्टेशन एज की हैं। वो ANC विजिट के लिए आई हुई हैं और वो प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट अपना कराना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि वो प्री नेटल विटामिन ले रही हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मेडिसिन उन्होंने नहीं लिया है, और वो माइल्ड फटीग और पेल नज़र आई हैं एग्जामिनेशन के दौरान। तो इस तरीके की कंडीशन सुमन की है। उनका कंप्लीट ब्लड पिक्चर देखा गया, हीमोग्लोबिन कम है, हेमाटोक्रिट भी गिरा हुआ है, मीन कार्पस्कुलर यानी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक का ये पिक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट likely hematological state of the patient and her fetus। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ माँ को आयरन की डिफिशियंसी है, क्या बच्चे में भी इसका असर दिखेगा? नहीं, माँ में तो दिखेगा, माँ में भी तो दिखेगा। आप देखेंगे यहाँ C ऑप्शन होगा। एक्चुअल में क्या होता है, बॉडी इसे कंपनसेट करती है, प्लेसेंटा से क्रॉस होकर के जाते रहते बच्चे को कोशिश की जाती है एनीमिया ना हो। इसलिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ऐसे माँ में हो सकता है, लेकिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमें फीटस में देखने को मिलेगा। ये बड़ी ही शानदार नेचर का प्रिजर्वेशन है। इसमें देखेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया प्रेगनेंसी के दौरान होती है। 11 से कम होने पर हम जानते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में एनीमिया की कंडीशन होती है। लो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिलता है। फोलेट की डिफिशियंसी माँ और बच्चे दोनों में होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं माँ में जो था माइक्रोसिटिक एनीमिया का मामला था, है ना। तो इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं माँ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, लेकिन बेबी में उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया बेबी को। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया चूँकि भारत में बहुत ही कॉमन है, इसलिए हमें इस पर सवाल लगातार पूछे जाते रहे। 28 ईयर ओल्ड श्वेता जो OPD में आ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग फैटीग डिजीनेस फॉर द पास्ट सेवरल मंथ। इसलिए कोई यंग गर्ल है, वो आपके पास आ रही हैं और डिजीनेस और फटीग की बात पिछले कई महीनों से कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि उनकी जो कंडीशन है वो पीरियड के बाद और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो हैवी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग के बारे में वो बता रही हैं, और वो कह रही हैं कोई इस दौरान पेन या फीवर नहीं है। तो इस तरीके की बात उन्होंने बताया। चूँकि यंग हैं तो हमने उनका बीटा HCG भी करा लिया, लो वैल्यू है, हीमोग्लोबिन 11 है, हेमाटोक्रिट भी लगभग आप देखिए कम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली एन एक्सीडेंटल फाइंडिंग इन द पेशेंट। अब आप यहाँ पर देखिए, एक गर्ल में भी 12 से कम नहीं होना चाहिए, प्रेगनेंसी में 11 से कम, गर्ल में फीमेल में 12 से कम एनीमिया की स्टेट है, हेमाटोक्रिट भी उसे जस्टिफाई कर रहा है। तो ऐसे मामलों में क्या होगा, एनाइसोसाइटोसिस ऑन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, डिक्रीज इन सीरम एपोफेरेटिन लेवल, डिफेक्टिव G2B3A, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे जब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंक्रीज मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंटेंट, इंक्रीज यूरिनरी लेवल ऑफ मिथाइल मैलोनिक एसिड। ये किस में होता है, मिथाइल मैलोनिक एसिड का लेवल कब बढ़ता है बताइए, ये किस विटामिन B12 या फोलिक एसिड किस में इसकी लेवल बढ़ने की गुंजाइश होती है। इसी के आधार पर तो हम अंतर करते हैं। आपको पता होना चाहिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों में ही होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ता है, लेकिन एक में क्या होता है, एक में मिथाइल मैलोनिक एसिड का लेवल नॉर्मल रहता है, एक में बढ़ता है। वो किस में होगा अभी हम इसके बारे में बताएंगे आपको। यहाँ पर क्या मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पहला ऑप्शन होगा। आप जानते हैं आयरन की जब कमी होती है तो एन आइसोसाइटोसिस, इसलिए RDW बढ़ा हुआ होता है। अगर हम यहाँ पर देखें एन आइसोसाइटोसिस होगा, आप जानते हैं यहाँ पर RDW बढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए आप हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया में एन आइसोसाइटोसिस पाते हैं। अब यहाँ पर देखें डिक्रीज इन सीरम एपोफेरेटिन लेवल, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड कराने की, तो उसका लेवल कम नहीं होगा। डिफेक्टिव G2B3A, ये ग्लैंडमैन थ्रोम्बोस्थेनिया की बात कही जाती है, जो प्लेटलेट का डिफेक्ट होता है, जो आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये थ्रोम्बस बनाने की समस्या होती है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। इंक्रीज मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंटेंट, ये तो होगा ही नहीं। MCHC कहाँ पर बढ़ता है, आगे चल करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये तो घटा हुआ होगा। इंक्रीज यूरिनरी लेवल ऑफ मिथाइल मैलोनिल, तो आप देखेंगे ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जब B12 की वजह से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू मिथाइल जो होता है ना, मिथाइल मैलोनिक एसिड,
ये क्या होता है, मिकोबैलामीन की कमी की वजह से। तो आप समझ सकते हैं विटामिन B12 की कमी की वजह से मिथाइल मैलोनिक एसिड का यूरिनरी लेवल बढ़ता है। हालांकि अगर फोलिक एसिड देखें तो उसमें ये लेवल नॉर्मल रहेगा, यही बड़ा अंतर होता है। आगे आपसे सवाल कई तरीके से इस पर बना करके पूछे जाएंगे। टिपिकल कॉज क्या होता है, माइल एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड। यहाँ पर सही बात है, इसका विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, मैल एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 की कमी का कारण पर्नीशियस एनीमिया। आगे चल करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के 2 कारण आपके पास दिए जा सकते हैं, एक फोलिक एसिड का कम होना या विटामिन B12 का कम होना। दोनों के लेवल पर अगर आप देखें तो दोनों में ही होमोसिस्टिन का लेवल, यहाँ पर होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, लेकिन मिथाइल मैलोनिक एसिड विटामिन B12 में बढ़ा हुआ होता है, फोलिक एसिड में ये नॉर्मल रहता है, याद रहेगा। तो होमोसिस्टिन का लेवल दोनों में ही बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन मिथाइल मैलोनिक एसिड एडिशनली विटामिन B12 की डिफिशियंसी में बढ़ता है, फोलिक एसिड में ये नॉर्मल रहता है। ये बार बार सवाल का क्लू पॉइंट बनता है। आप देखेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जब होता है तो विटामिन B12 की कमी या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होने पर इम्पेयर DNA सिंथेसिस के साथ ये जुड़ी हुई घटना होती है। आगे हम माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के और सारे कंडीशंस, उसकी कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं, उन सारी चीज़ों को आगे लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे।